वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स लेट क्लास स्टार्ट हुई बिकॉज आज मुझे थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा है और लेट्स सी मैं कितने देर तक लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ठंड ऐसी और अभी ठंड एकदम से बढ़ गई। अब देखेंगे 15, 16, 17 तारीख तक तो ठंड थी ही नहीं, अभी 4-5 दिन में ठंड एकदम से बढ़ गई। तो प्लीज आप लोग मेरे बात का ध्यान रखिए अपना। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड कि सेक्शन 22 हमने डिस्कस कर लिया, 23 से आज स्टार्ट करना है डिस्कशन। अगर आप बेयर प्रोविजंस की लाइन देखेंगे सेक्शन 25 की, थोड़ा सा एनर्जी लेके आता हूँ मैं अपने अंदर, बिकॉज आई कैन नॉट टेक लेक्चर लाइक इन ए वेरी लो वॉइस एंड लो पिच वॉइस। तबीयत तो क्या है, ठीक होती रहती, चलती रहती, क्लासेस चलनी चाहिए टाइम, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। चलिए प्लीज एक बार निकाल लीजिए। ट्वेंटी थ्री निकाल लीजिए प्लीज एक बार। क्या क्या चेंज आए पुराने में और नए एक्ट में, वो देखते हैं हम। देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्लियर, इसके पहले क्या था ना सर, दिस वाज सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, दिस वाज सेक्शन 26 and that was section 27 Indian Evidence Act, but they have merged all three section in, they have consolidated all three section into a single section। अभी तीनों सेक्शंस एक बन चुके हैं, एक एक करके समझेंगे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक सेक्शन में 3 सेक्शंस हैं, और यूजुअली क्या होता है कि ये एक सेक्शन जो होता है, ये एक सेक्शन में 3 क्लासेस लेते हैं। तो मतलब अगर आप इस क्लास में हमें 4-5 दिन लग जाए इस सेक्शन में, तो बहुत चौंकिएगा मत, क्योंकि इसमें हम एक सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं जैसे 22 ने 2-3 दिन ले लिए, तो हमने 22 भी किया, 28 भी किया और 29 भी किया। तो हमने 24, 28, 29 पुराने वाले किए, हमने 3 सेक्शन एक साथ पढ़े, इस वजह से सेक्शन 22 ने टाइम लिया। ठीक है ना, उसको इससे मत समझिएगा आप लोग। सेक्शन 25 की बात करता हूँ, तो सेक्शन 25 स्टार्टिंग की जो ओपनिंग लाइन है वो बोलती है, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। ये एक मैंडेटरी बात बोल रहे हैं, एक आज्ञापक बात है कि अगर आप पुलिस वाले को कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो वो प्रूव नहीं होगा अगेंस्ट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसके आप खिलाफ प्रूव नहीं कर सकते। ही इज नोवेयर मेंशनिंग दैट, ये कहीं पे भी ये बात नहीं लिख रहा है कि ये रिलेवेंट होगा इररिलेवेंट होगा। ये सिंपल बात बोल रहा है कि सर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो मतलब वो रिलेवेंट हो सकता है, कहने का मतलब ये है। याद करो सेक्शन 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पुराने वाले का सेक्शन 165, उसका प्रोविजो ये बोलता है कि सर जजमेंट 2 चीजों पर बेस्ड होना चाहिए। एक तो वो जजमेंट जिस पे बेस्ड होगा वो फैक्ट सारे रिलेवेंट होने चाहिए, सारे सुसंगत तथ्य होने चाहिए। दूसरी बात कहता है कि वो फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड होने चाहिए, सम्यक रूप से साबित होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे एंड है, और एक बार जाके 168 में देखिए एंड, ठीक है। तो ये मतलब कंजक्टिव की तरह इन्होंने यूज किया है 168 में, कि मतलब रिलेवेंट भी होना चाहिए और ड्यूली प्रूव भी होना चाहिए। अब आप ये बात समझिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मैं कहता हूं कि कोई फैक्ट ड्यूली प्रूव होना चाहिए या रिलेवेंट होना चाहिए जजमेंट के लिए, ये लाइन लिखते हैं कि जजमेंट जिस पे बेस्ड होगा, निर्णय जिस पर आधारित होगा, वो सुसंगत तथ्य होंगे और वो तथ्य पे होंगे जो कि सम्यक रूप से साबित होंगे। अगर आप रिलेवेंसी देखेंगे तो रिलेवेंसी इसकी हो सकती है, लेकिन ये ड्यूली प्रूव नहीं होगा, मतलब इसको साबित नहीं कर सकते आप। तो मतलब टेक्निकल बात है, पुलिस वाले को जो स्टेटमेंट दोगे उस स्टेटमेंट के बेसिस पर कोई जजमेंट नहीं आएगा, पहली बात ही समझिए।
ये कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि ये रिलेवेंट होगा इररिलेवेंट होगा, लेकिन अगर हम ये बात कह रहे हैं कि ये चीज आप ड्यूली प्रूव नहीं कर सकते, तो मतलब हमारे लिए केस में क्या हो गई वो चीज, हमारे लिए वो इररिलेवेंट हो गई। अगर इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो, अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो हमारे लिए वो चीज क्या हो गई, अगर पुलिस को स्टेटमेंट दिया तो वो क्या बन जाता है, इररिलेवेंट बन जाता है। वो इररिलेवेंट क्यों बनता है, क्योंकि सेक्शन 168 का प्रोवाइजो उसको इररिलेवेंट बनाता है, क्योंकि जिस चीज पे जजमेंट ही नहीं आ रहा वो जजमेंट वो चीज वो फैक्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, इररिलेवेंट। अब वो से बोलते हैं ना कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट, तो सवाल ये है कि इररिलेवेंट हुआ क्यों, व्हाई सच स्टेटमेंट बिकम्स इररिलेवेंट, सवाल तो यही है। तो उसका एक सिंपल सा बेसिक कोर फंडामेंटल आंसर है कि सर वो इररिलेवेंट इसलिए हुआ, वो इररिलेवेंट इसलिए हुआ क्योंकि सर 168 का प्रोवाइज उसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो इररिलेवेंट हुआ। क्योंकि जिस चीज के ऊपर जजमेंट नहीं आ सकता वो चीज, वो सारे फैक्ट्स क्या है हमारे लिए, इररिलेवेंट है। वो सारे 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 तथ्य हमारे लिए विसंगत है। बेसिक बेसिक ज्यादा, देखिए ऐसा है कि कोर फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस, आप कोई से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, बी इन प्री, बी इन मेंस और बी इन इंटरव्यू। प्री के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं मैं आपको 100 चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन प्री के लिए जो आपको बुद्धि लगानी है वो बुद्धि कौन सी होगी, बैरेक्ट की, कि बैरेक्ट में क्या दिया हुआ है। बैरेक्ट में लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कोई एमसीक्यू इस तरह से आता है, मान लीजिए कोई एमसीक्यू इस तरह से बन के आता है, स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस, पुलिस इज relevant, irrelevant, neither relevant nor duly proved, neither relevant nor irrelevant। चलिए मुझे बताइए आंसर, जिससे पूछो वही बताइएगा, लिख लीजिए अगर हिंदी वाले लिखना चाहें तो। पुलिस को दिया गया कथन, पुलिस को दिया गया कथन सुसंगत होगा, पॉइंट नंबर ए सुसंगत होगा, पॉइंट नंबर बी विसंगत होगा, तेज लिखेगा, सुसंगत होगा, पॉइंट नंबर बी विसंगत होगा, पॉइंट नंबर सी न तो सुसंगत होगा और न ही सम्यक रूप से साबित किया जा सकेगा, पॉइंट नंबर डी न तो सुसंगत होगा और न ही विसंगत होगा। बताइए इसका क्या आंसर बनना चाहिए, इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि सी जो है वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अगर आप सेक्शन का सार समझते हैं, अगर आप जस्ट समझते हैं, आप एसेंस समझते हैं किसी सेक्शन का, तो आप इन सवालों को इजीली सोल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको एसेंस नहीं पता कि ये सेक्शन किस बारे में बात करना चाहता है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू सोल्व दिस बेसिक क्वेश्चन। ये वो बेसिक सवाल है जो आपको आने चाहिए। बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। और सी आंसर इसलिए हो जाएगा सर इसका क्योंकि किसी के मन में और सवाल और आंसर तो नहीं है, पूछ सकते हैं आप मुझसे। मेरी क्लास में बोलने की आजादी है, मेरी क्लास में बोलने की आजादी, मेरे टीम में जो मेरी टीम है जो हमारा काम करती है मार्केटिंग का, मतलब मार्केटिंग का तो जो ग्राफिक्स वाला जो हमारे पास है, आपने देखा उसकी क्रिएटिविटी, आप लोग आपने कभी उसकी वो देखी है क्रिएटिविटी? मैं तो उसकी क्रिएटिविटी का सम्मान करता हूँ। एक उसने मेरा एनिमेटेड शॉर्ट्स बना दिया था जिसमें मेरे को थोड़ा सा कार्टून फेस में उसने दिखा दिया था, है ना? हाँ, अभी दो चार सेकंड के लिए स्टार्टिंग का वीडियो जो है, एंड आई सेड कि ये क्या बनाया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्या बनवा दिया अपना। आई सेड कि एक सेकंड में बताता हूँ सीरियसली, आपके आंसर का जवाब देता हूँ। तो आई सेड कि आई ऑलवेज रेस्पेक्ट द क्रिएटिविटी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट। जो भी एक आर्ट होता है, देखिए हर चीज की कला है, आप उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जैसे आप जैसे नीचे आते हो आप, तो सेकंड फ्लोर लिखा हुआ है ऊपर, तो उसने क्या लिखा है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेप्स। आपने लाइंस पढ़ी उसके नीचे की? पढ़ना। सो द क्रिएटिविटी कम्स with the
with the interesting instincts of the person. सर आपने इनिशियल क्लासेस में कहा था कि रिलेवेंट हो सकते हैं पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन. यस, हो सकते हैं कन्फेशन दिए हुए. हम देखिए जब भी बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट, जब भी, इसलिए एमसीक्यू लिखवा है ये वाला. जब भी एमसीक्यू आते हैं सर, एमसीक्यू यूजुअली दे आस्क ऑन जनरल रूल. आप सामान्य नियम पे जाइए, इस पे जाइए. अब जनरल रूल तो उसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो रिलेवेंट नहीं है. चलो ठीक है जनरल, चलो ठीक है, मैंने बात की बात मान ली, लेकिन इन चारों में से सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है? चलो मैंने कहा था कि रिलेवेंट हो सकते हैं पुलिस वाले को दिए गए स्टेटमेंट अगर वो प्रोवाइजो में फॉल करते हैं, मतलब सेक्शन 27 में आते हैं जो अब प्रोवाइजो बन चुका है. जब वो रिलेवेंट हो जाएंगे, मैंने मान ली, चलो कह दिया, मान लिया आपकी बात कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जो जनरल रूल है, ये जो सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम इन कौन से ऑप्शन पे सबसे फिट हो रहा है? सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है अभिषेक? सबसे सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि प्रूविंग की बात तो एक ही ऑप्शन कर रहा है ना, असल में ही. दैट्स हाउ आई मेक द एमसीक्यूज फॉर एपीयू एग्जामिनेशंस. एपीयू के लिए मैं ऐसे एमसीक्यूज बनाता हूँ. एंड टू एंड हमको एमसीक्यू बनाया, आप देखा, आपका आपका नॉलेज मुझे चेक करना है और कॉन्फिडेंस चेक करना है कि वेदर यू आर एबल टू क्लिक द राइट. बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा. बहुत से बच्चों की सवाल ही होती है सर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है. तो उनके लिए सिंपल सी एक ही बात है कि सर बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए. और बेस्ट ऑप्शन चूज अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक बार आप ये देखिए कि बेस्ट ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस किस वे में हो सकते हैं. क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस उस वे में हो सकते हैं कि हम प्रॉपर एमसीक्यू सोल्व करें, हम अपनी गलतियों से सीखें. अब अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन अपने आप पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर, ये जो सेक्शन है सेक्शन 25, ये यूजुअली जो बात करता है वो यही बात करता है कि आप पुलिस ऑफिसर कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, वो उस पर्सन के अगेंस्ट साबित नहीं किया जाएगा. और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है. तो मतलब ये कोर्ट्स पे किसके ऊपर लगता है ये मैंडेटरी प्रोविजन? ये मैंडेटरी प्रोविजन लागू होता है किसके ऊपर? कोर्ट्स के ऊपर. किसके ऊपर लगता है सर? क्योंकि सर साबित करने का काम कहाँ पे होगा? अरे प्रूविंग का काम होता कहाँ पे है? कोर्ट में ही होता है. तो सिंपल सी बात है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है. नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर shall be proved against the person accused of any offense. बस सेक्शन that was सेक्शन 25. लेकिन सेक्शन 25 इतना ही नहीं है. ठीक है, जनरल रूल ये है कि कन्फेशन दिया गया, पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होता. लेकिन अगर वही कन्फेशन, यही स्टेटमेंट पुलिस की, अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो तो क्या बता दिया हमने? ये रिलेवेंट नहीं और ड्यूली प्रूव भी नहीं है. लेकिन वही अगर पुलिस के सामने पुलिस को दे रहे हो और मजिस्ट्रेट साहब उसको नोट कर रहे हैं, क्या वो रिलेवेंट हो जाएगा? फिर क्या पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट दे और नोट करे तो हो जाएगा? जी, वो रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट क्या होना चाहिए? वहां पर मौजूद है, उपस्थित है. क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, अभी आपको मैं इस सेक्शन में नहीं कूदवाना चाहता, एक शब्द लिखा हुआ है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट. अब इसमें नई सेक्शन 26 में नहीं कूदा, मतलब जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 23 का जो प्रोवाइजर 2 है, जो अर्लियर इट वाज सेक्शन 26, इसमें मैं आपको नहीं जंप करवाऊंगा. मैं एक बार इसी सेक्शन पर पूरा डिस्कशन खत्म करना चाहता हूँ, फिर उसी के बाद हम लोग आगे कूदेंगे. ठीक है, मैं पुलिस कस्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ. इन द लास्ट क्लास आई हैव डिक्टेटेड फ्यू टॉपिक्स, फ्यू क्वेश्चंस टू यू. आज उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और उनके ऊपर कुछ थ्योरीज लिखते हैं. ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डिक्टेटेड टू यू? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस? ओके, लिखिए इसमें, द ऑब्जेक्ट ऑफ subsection 1 to section 23 of this अधिनियम, the object of subsection 1 of section 23 of this अधिनियम 2023 is of this अधिनियम 2023 is उपधारा 1
धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य ये है कि उपधारा 1 धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्देश्य ये है कि 2023 का उद्देश्य ये है कि that to prevent the practice of operation of or torture by the police officer for the purpose of extracting confession by the police for the purpose of extracting confession। उद्देश्य ये है कि संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा की गई हिंसा या दबाव को उद्देश्यहीन बनाना। Section 23 clause 1 is widely worded। धारा 23 उपखंड 1 को विस्तृत रूप से बनाया गया है widely worded बनाया गया है। आगे लिखिए it absolutely excludes any evidences which is driven from accused person ये पूर्णतया रूप से अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन तथा संस्वीकृति को अपवर्जित करते हैं। It is immaterial for this section। फुल स्टॉप लगा लेना। It is immaterial for this section। ये इस धारा के लिए अतात्विक है कि that person is in police custody or not, अतात्विक है कि व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है या नहीं, प्लीज डायरेक्ट नहीं लिख पा रहा हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, अभिरक्षा में है या नहीं। Therefore, any statement during the time of investigation, इसलिए अन्वेषण के दौरान किया गया कोई भी कथन विसंगत होगा। Any statement made during the time of investigation is irrelevant for the purpose of this section। फिर आप से लिखिए इट इज द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ कोर्ट, विसंगत होगा। इट इज द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि evidence should not be taken on statements which is made by the accused person। evidence should not be taken on statements made by the accused person to a police officer। statement made by the accused person to a police officer, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई भी कथन, ये न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई भी कथन न्यायिक कार्रवाई में ऐसे लिखिए एक बार, अभियुक्त द्वारा
पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कथन, इसलिए कि अभियुक्त द्वारा पुलिस, एक बार हंसक चिन्ह का उपयोग, हंस चिन्ह ना, उसका उपयोग कीजिए। अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कथन न्यायालय में, न्यायिक कार्रवाई में सम्यक रूप से साबित नहीं किया जाएगा, सम्यक रूप से साबित नहीं किया जाएगा, न्यायिक कार्रवाई में सम्यक रूप से साबित नहीं किया जाएगा, सम्यक रूप से साबित नहीं किया जाएगा। Therefore, the statement given to police officer is per se irrelevant. Therefore, the statement given to a police officer is per se irrelevant. इसलिए अभियुक्त के द्वारा दिया गया पुलिस अधिकारी को कथन, इसलिए अभियुक्त के द्वारा दिया गया पुलिस अधिकारी को कथन प्रारंभ से ही विसंगत होगा, प्रारंभ से ही विसंगत होगा। Okay, have you got it? Okay, that's fine. There is a case, there is a landmark judgment in that section 23 para 1. किसका नाम लिखिए, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल। It's a landmark judgment. That is 1884. क्वीन एम्प्रेस। जितनी भी लाइन्स है ना, देखिए जब ये केस आया था स्टार्टिंग में, तो इसका पर्पस जो लिखवाया मैंने आपको कि टॉर्चर के लिए पुलिस जो पीड़ित करती है, मतलब जो हिंसा करती है, सिर्फ इस उद्देश्य से कि संस्वीकृति या फिर कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया जा सके फ्रॉम द अक्यूज्ड पर्सन, इस केस के थ्रू ये गाइडलाइंस आई थी, ठीक है ना। देखिए आगे सवाल लिखिए, आगे क्या क्वेश्चन था, हु इज अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 23 क्लोज 1। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हु इज, वो भी करवाऊंगा। वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हम सबको ही डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस में एक दो लाइन और लिखिए, जो लिखवाया था ना मैंने अभी आपको, उसमें एक दो लाइन और लिखिए, ठीक है ना, उसमें एक दो लाइन लिखिए। एक हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस, एक हेडिंग लिख लीजिए, मैंने जनरल रूल लिखवा दिया, एक हेडिंग लिख लीजिए, एक हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस, पुलिस की उपस्थिति का प्रभाव, पुलिस की उपस्थिति का प्रभाव, क्या प्रभाव होता है। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट। अब क्या होता है ना कि पुलिस मौजूद होती है मजिस्ट्रेट के सामने भी, जैसे आप मजिस्ट्रेट कन्फेशन ले रहा है तो पुलिस तो वहां है ही ना, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब को अकेला छोड़ दोगे आप, पुलिस, हाँ कोई अपराधी उसके सामने मजिस्ट्रेट को छोड़ दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो पुलिस तो डेफिनेटली पुलिस तो वहां रहेगी, प्रेजेंस तो है ही, लेकिन हर प्रेजेंस अलग अलग इफेक्ट देती है, उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लिखिए पहले, where the confession is being given to someone else, when the confession is being given to someone else, जहां कहीं भी कोई संस्वीकृति, थोड़ा तेज लिखेंगे, जहां कहीं भी कोई संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को दी जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है, जहां कहीं भी संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है, where the confession is being given to someone else other than the police officer, and the policeman is only casually present there, and the police officer is only casually present there, and the police officer is only casually present there, और पुलिस अधिकारी उस स्थान पर, और पुलिस अधिकारी उस स्थान पर, और पुलिस अधिकारी उस स्थान पर संयोगवश उपस्थित है, और पुलिस अधिकारी उस स्थान पर संयोगवश उपस्थित है, and overheard और उसके द्वारा कोई संस्वीकृत कथन
सुना जाता है और उसके द्वारा कोई संस्वीकृत कथन सुना जाता है, then it will not destroy the voluntary nature of, then it will not destroy, then it will not destroy, then it will not destroy the voluntary nature of the confession, then it will not destroy the voluntary nature of the confession. तो उसकी उपस्थिति मात्र, तो उसकी उपस्थिति मात्र संस्वीकृति के स्वैच्छिक प्रकृति को समाप्त नहीं कर देगी। तो उसकी उपस्थिति मात्र संस्वीकृति की स्वैच्छिक प्रकृति को समाप्त नहीं कर देगी, समाप्त नहीं कर देगी। बट where that person is a secret agent, but where that person is a secret agent of the police department, but where that person is a secret agent of the police department, परंतु जहां कहीं वह व्यक्ति पुलिस विभाग का कोई खुफिया अधिकारी है, then the court will be circumspect to this situation, तो न्यायालय वहां ऐसी संस्वीकृति के कथन के लिए सावधान रहेगा। तो न्यायालय वहां ऐसी संस्वीकृति के कथन के लिए सावधान रहेगा। देखिए कोर्ट क्या होता है ना, सर्कमस्पेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए दो दोस्त चाय की थड़ी पे चाय पी रहे और बोल रहे कि आग यार कल रात तो वहां की थड़ी लूट ली, आज उस दुकान का शटर ऊंचा करके उसको खाली करेंगे। अब पुलिस वाला रैंडमली वहां सिविल ड्रेस में बैठा था और पीछे वो भी चाय पी रहा था बैठ के, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आप सुने हैं आपने, जो ओवरहर्ड किए हैं आपने, तो वो कन्फेशनल वैल्यू को खत्म नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। लेकिन अगर पुलिस ने कोई किसी आदमी को प्लान करके उसके बीच में भेजा है, होता ना कोई सीक्रेट एजेंट बना के किसी को भेज दिया, गुप्त रूप से किसी को पुलिस विभाग ने किसी को भेज दिया है और फिर वहां से कोई स्टेटमेंट अगर लिया जा रहा है, तो इट में अमाउंट टू ए कन्फेशन। और यूजुअली कोर्ट क्या होता है, थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होता है, थोड़ा सावधान रहता है इस कथन को स्वीकार करने में। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करता, लेकिन कोर्ट सर्कमस्पेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस विभाग का अधिकारी 4 साल से उसके उन्हीं के अंडर काम कर रहा है, ठीक है ना, गैंग के कोई गैंग है उसके अंदर ही काम कर रहा है। आज एकदम से क्या होता है कि वो स्टेटमेंट लेके आता है और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड लेके आता है। यूजुअली क्या होता है कि देखिए वॉलंटरी एलिमेंट जो है, अगर स्वैच्छिक कथन किया जा रहा है, वॉलंटरीली कोई कथन किया जा रहा है, अगर उसकी वॉलंटरीनेस समाप्त हो जाती है, देन इट वुड बी इशू बिफोर द कोर्ट। हैव यू गॉट इट? देन इट वुड बी इशू बिफोर द कोर्ट। ये गजेंद्र की फोटो लगी हुई है। ही इज अ वेरी वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन। जब रिजल्ट आया इस बार आरजेएस का, तो लगभग 1 बजे रिजल्ट आया था उस दिन ना, तो सबसे पहला फोन मुझे गजेंद्र का आया और गजेंद्र ने बोला कि सर मैं बन गया हूँ फाइनली, आपका आशीर्वाद रहा पूरी सफलता की जर्नी में। गजेंद्र प्रैक्टिस कर रहे थे जोधपुर हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ये, और ये अपने पास मेंस में नहीं आए थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आए थे। देखिए बच्चा किसी भी स्टेज पर आए, मेरा सिर्फ ये प्रयास रहता है कि उसको बहुत हेल्प करनी है। वो अभी तुम प्री में आए हो तो तुम्हें पूरी डिटेल में चीजें मिल रही है, मेंस में उतना लिमिटेड हो जाता है, इंटरव्यू में तो और लिमिटेड चीज हो जाती है। तो मैंने कहा आप इनके फादर नहीं है गजेंद्र के, तो गजेंद्र से मेरी बात हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आप बने, आपका बनना आवश्यक था परिवार के लिए, बहनें भी है इसकी दो। हर एक बच्चा मैं इसके फैमिली बैकग्राउंड को भी जानता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। मैं हर एक आदमी के, हर एक परिवार में कौन है, क्या करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फैमिली। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और आपकी मम्मी को मेरी तरफ से बधाई देना। ऐसी लाखों कहानियां इन बच्चों की। तो गजेंद्र ने अपनी माँ से मेरी बात करवाई, इनकी जो माँ है, मदर है इनकी माताजी से मेरी बात करवाई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आप ये मान नहीं सकते कि ये फीलिंग किसी भी चीज से बढ़कर ये फीलिंग नहीं हो सकती। मतलब उस दिन मैं 7वें आसमान पर था, ऑल तो मेरे घर में कोई फेल हो गया आरजेएस में, लेकिन इट वाज अ सूरियल फीलिंग फ्रॉम माय साइड कि बच्चे मेहनत करके पहुंचे। ऋतु की उम्र ज्यादा नहीं है, 22-23 साल की लड़की है ये, बहुत कम एज है इनकी भी, कनिका की भी। पर ये जो बच्चे जो बने हैं, ये बहुत 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 मेहनत करी है।
देखिए मेंस की तैयारी कीजिए, प्री अपने आप निकल जाएगा। सिद्धांत ही लेके चलेंगे तो प्री नहीं अटकने वाला, और सिर्फ प्री के लिए पढ़ते रहेंगे और प्री निकल भी गया आपकी मेहनत से तो मेंस में फेल हो जाएंगे। ये सब बच्चे इसलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि इनके मेंस में बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे। ठीक है, जो लिखवा है समझ में आया? अब एक क्या होता है सर, एक केस था, हम थोड़ा सा केसेस डिस्कस करते हैं। आई विल डिस्कस फ्यू केसेस। मैं वापस इस पेज पे लौटूंगा जब मैं आपको क्लोज टू पढ़ाऊंगा। केस का नाम है सीताराम वर्सेस स्टेट। सीताराम वर्सेस स्टेट की हम बात करता हूँ। दिस इज 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या होता है सर, एक आदमी, मैं ज्यादा मतलब मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, क्या बोला क्या नहीं बोला, यूजुअली कोर्ट ने वही बोला होगा, आप चाहे तो अपने मन से लिख लीजिएगा। अब इस केस में क्या होता है सर, अक्यूज ना विक्टिम को मारने के बाद में उसकी डेड बॉडी के पास में एक लेटर छोड़ जाता है। वो चाहता है कि ये लेटर पुलिस को मिल जाए और पुलिस उसे अरेस्ट कर ले। ठीक है, वो लेटर जो था वो बेसिकली कन्फेशनल स्टेटमेंट था। ठीक है, और बाद में इसको इसी इसी जो लेटर छोड़ के गया ये, बाद में जो ये पत्र छोड़ के गया था डेड बॉडी के पास में, उसी को इसने चैलेंज कर दिया कि ये हिट करेगा सेक्शन 23 क्लोज 1 से, मतलब सेक्शन 23 जो है उससे ये हिट करना चाहिए। बहुत इजी सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत शांति से समझिएगा। एक डेड बॉडी, एक को मारा इसने, सीताराम ने, वहीं पे एक लेटर छोड़ के गया। उस टाइम तो क्या होता है ना सर, जब खून किया तो भावनाओं में बह गया, लेकिन बाद में जब एडवोकेट समझाते हैं कि ये सब नहीं करना है, तो इसके एडवोकेट ने डिफेंस ये लिया कि सेक्शन 25 से हिट कर रहा है। जो पहले सेक्शन क्या था, पहले सेक्शन 25 था ना पुराना, अभी थोड़ी बताऊंगा उस टाइम सेक्शन 23 सेट करा, उस टाइम तो था ही नहीं सेक्शन 23। तो आज का सेक्शन 23 का ए क्लोज ये हिट कर रहा है। हिट करने का मतलब होता है कि सर उसके विरोधाभास में आके खड़ा है, क्योंकि कन्फेशन लेटर किसने जब्त किया, पुलिस ने जब्त किया ना, कोई मजिस्ट्रेट साहब थोड़ी आएंगे डेड बॉडी के पास में, पुलिस ही आएगी। अरे समाज की गंदगी दो ही लोग देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी और एक वकील, एडवोकेट। तो भैया पुलिस ने उठाया तो ये इन्होंने बोला कि ये सेक्शन 25 से हिट कर रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है किसको दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज बोली, देखो सब लोग सुन रहे हैं बैठ के, अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने मन से कुछ लाइन लिख लो खुद ही। हाँ, एक दो बच्चों को छोड़ के कोई नहीं है पूरी क्लास, सब लोग कहानी सुनने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट में बोला कि देखिए जो कन्फेशन है ये रिलेवेंट है, क्योंकि जो कन्फेशन जब दिया गया था तो ये वॉलेंटरली दिया गया था, और वो ये भी जानता था, और वो ये भी जानता था कि जब भी पुलिस आएगी इस डेड बॉडी के पास में तो ये लेटर रिकवर करेगी। बस समझ में आई? तो पुलिस ने, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कन्फेशन स्टेटमेंट था ये स्वैच्छिक रूप से दिया गया था, वॉलेंट्री एलिमेंट था, इसलिए रिलेवेंट है और सेक्शन 25 इसको हिट नहीं करेगा। बात समझ में आई? हेडिंग डाली कन्फेशनल एफआईआर, हेडिंग डाली कन्फेशनल एफआईआर। संस्वीकृति द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, संस्वीकृति द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, संस्वीकृति द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, कन्फेशनल एफआईआर। Only that part, only that part of a confessional first information report is admissible. Only that part of a confessional first information report is admissible. Only that part of a confessional first information report is admissible, which does not amount to a which does not amount to a confession, which does not amount to a confession, or which comes under the scope of section 27, or which come under the scope of section 27, which come under the scope of section 27. लिखिए।
Only that part of a confessional first information report is admissible which does not amount to a confession or which comes under the scope of section 27. लिखिए सेक्शन 27 और ब्रैकेट में लिखना 23 प्रोवाइजो 23 प्रोवाइजो भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अर्लियर इट वाज सेक्शन 27 बट नाउ इट इज सेक्शन 23 प्रोवाइजो. लिखिए कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि किसी संस्वीकृति के रूप में दी गई है, कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो किसी संस्वीकृति के रूप में दी गई है, कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि संस्वीकृति के रूप में दी गई है, उसका केवल वो भाग 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 ग्राह्य किया जाएगा जिस भाग से जिस भाग से जिस भाग से जिस भाग से कोई प्रकटीकरण कथन प्राप्त होता है, जिस भाग से कोई प्रकटीकरण कथन प्राप्त होता है, जिस भाग से कोई प्रकटीकरण कथन प्राप्त होता है. जैसे मान लीजिए एक आदमी ने अपनी वाइफ को मारा और वो उसको लगा कि यार गुस्से में मेरी वाइफ का खून हो गया है. क्या होता है ना कि जैसे अभी तुमने पढ़ा होगा, जयपुर में एक न्यूज आई थी अभी कुछ टाइम पहले, करवा चौथ के दिन वो एक पति रात को 12 बजे आया था करवा चौथ के दिन, ठीक है ना, तो दोनों में झगड़ा हुआ रात को 12 बजे. अब करवा चौथ के दिन तो पति को टाइम पे आना चाहिए ना, लेकिन उस दिन भी वो क्या लेट आया, 12:30-1 बजे आया रात को. तो पत्नी दिन भर भूखी प्यासी थी तो गुस्सा फटना ही था. पत्नी गुस्से में फटी और पत्नी ने गुस्से में घर छोड़ के निकल गई. पास में रेलवे ट्रैक था, वहां पे पत्नी ट्रेन के सामने आके कट गई. इतना दिमाग खराब हुआ उसका. तो थोड़ा सा गुस्सा जो होता है ना, आधे 15-20 मिनट का, आधे घंटे, उसको अगर शांत कर लो आप तो पूरा, तो भैया वो वाइफ ने ट्रेन के आगे कट गई, पति घर पे आया, भाई को मैसेज ड्रॉप करता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है. इस मान लीजिए, लेकिन एक पति पत्नी का सीन है, एक हस्बैंड वाइफ का सीन है. हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी बात पे गला दबा के मार दिया और पुलिस थाने जाके एक एफआईआर लिखवाता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है, ठीक है, और अभियुक्त में वो खुद ही का नाम दे देता है और एक एफआईआर रिपोर्ट. तो वो कन्फेशनल एफआईआर दे रहा है. वो उसमें ये भी लिखेगा मेरी पत्नी की लाश वहां पड़ी है, जिस हथियार से मारा है मैंने उसे, वो आपको पलंग के नीचे फेंका हुआ मिल जाएगा या फिर किचन में मिल जाएगा जिस चाकू से मैंने मारा है. अब जो स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में अगर आप पूरा देखेंगे तो स्टेटमेंट में जिस भी बात का जिक्र उसने किया है कि आपको उसकी लाश वहां मिल जाएगी, उसका हथियार आपको वहां पे जिस हथियार से मारा उसको वहां मिल जाएगा. तो ये क्या होता है सर, पुलिस को जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, हमने पढ़ा. लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कोई नया आप चीज क्या कर रहे हैं सर, प्रकटीकरण कर रहे हैं, मतलब किसी नई चीज की खोज हो रही है आपको, वो ना सर एफआईआर में उसने हर चीज लिखी कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, हथियार यहाँ पड़ा है, झगड़ा क्यों हुआ वो भी लिखा उसने, है ना. उसने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आके उसको उसकी डेथ तो कोज कर दी उसने कर दिया कल्पेबल होमिसाइड, कर दिया उसने आपराधिक मानववध. मतलब द थिंग इज, और आप पूरे प्रोविजंस को अगर आप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो जो स्टेटमेंट, मान लीजिए एफआईआर के अंदर ये स्टेटमेंट बता रहा है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी, स्टेटमेंट जो था वो था डेड बॉडी का. मतलब अगर कथन से कोई चीज पता लग रही है, पुलिस अगर वहां जाएगी तो उसकी पुलिस वाइफ की डेड बॉडी मिल गई, जो हथियार था जो बेड के नीचे फेंका था या किचन के स्लैब पे पड़ा था वो मिल गया. तो इससे क्या चीज पता लग रही है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 23 प्रोवाइजो में, परंतुक में, ठीक है ना, धारा 23 के परंतुक में ये कथन जो दिए गए ये सारे कथन सुसंगत हो जाते हैं. Earlier it was section 27. It is very relevant. We will discuss this proviso in a detail, a very detailed length. There are lot of judgments in there. Devman Upadhyay, Kali Kati Kolu Ogade. When we will discuss all the judgments in that regard, and we will discuss some recent judgments of the Supreme Court also in that regard. But the thing is, confessional FIR में भी वो statement जिससे किसी तथ्य का होना पता चलता है, तो वो क्या हो जाता है सर,
रिलेवेंट हो जाता है, वो स्टेटमेंट सुसंगत हो जाता है। ये बात समझ में आई? वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है, वो स्टेटमेंट वहां पे सुसंगत है। ठीक है, तो कन्फेशनल एफआईआर में एक और चीज ये, द नॉन कन्फेशनल पार्ट ऑफ एफआईआर, द नॉन कन्फेशनल पार्ट ऑफ एफआईआर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। द नॉन कन्फेशनल पार्ट ऑफ एन एफआईआर can be used as evidence, can be used as evidence against the informant, against the informant, against the informant accused, against the informant accused at showing his conduct, at showing his conduct under section 8 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, at showing his conduct under section 6 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लिखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में गैर संस्वीकृति, गैर संस्वीकृति कथन, गैर संस्वीकृति कथन, गैर संस्वीकृति कथन, गैर संस्वीकृति कथन सूचनाकर्ता अपराधी के विरुद्ध, सूचनाकर्ता अपराधी के विरुद्ध धारा 6 में, धारा 6 में आचरण के रूप में, धारा 6 में आचरण के रूप में, आचरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। धारा 6 में आचरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। धारा 6 में आचरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सर उसने बताया कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, ये तो सर 23 सेक्शन 23 के प्रोवाइजो में रिलेवेंट हो गया, परंतु में रिलेवेंट हो गया। लेकिन वो स्टेटमेंट जिससे क्या पता चल रहा है सर, जिससे क्या पता लग रहा है सर, कंडक्ट। जैसे उसने बताया ना सर कि मैं घर गया था रात को, जब रात को घर पहुंचा तो बीवी और मेरे बीच में झगड़ा हो गया इस बारे में, तो झगड़ा जब हुआ तो उसने अपना क्या बताया, उसने अपना प्रीवियस कंडक्ट बताया। क्या बताया उसने अपना प्रीवियस कंडक्ट कि क्यों हुआ, उसने अपना आचरण बताया, उसने अपना पूर्ववर्ती आचरण बताया कि क्यों हुआ ऐसा, बताया ना एफआईआर में लिखेगा हर चीज। तो वो चीज कहाँ सुसंगत बन जाएगी, धारा 6 में। 6 में आपको पढ़ाया मैंने, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो पार्ट है कंडक्ट है, फिर वो लिख रहा है कि सर मैंने उसको मार के मैं सीधा थाने में आ गया हूँ और यहाँ के मैंने सरेंडर कर दिया और मैं एक एफआईआर लिख रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, देन दिस इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6। तो ये तो है सेक्शन 23 का प्रोवाइजो बात, और ये सेक्शन 6 का प्रोवाइजो। जो नॉन कन्फेशनल पार्ट है जिसमें वो बता रहा है कि मैंने सर क्यों मारा उसको, तो हर वो चीज बता रहा है, जैसे उसने मोटिव बताया। अब अगर आप मोटिव कंडक्ट प्रिपरेशन देखेंगे तो सब सेक्शन 6 के अंदर रिलेवेंट है। अगर आप चाहोगे तो ये मोटिव में भी फॉलो कर जाएगा, अगर आप चाहोगे तो ओकेशन कोज इफेक्ट सेक्शन 5 में भी फॉलो हो सकता है, उसका प्रभाव क्या हुआ, क्या कारण था, क्या हेतु था उसका करने का, ये सेक्शन 5 में भी फॉलो हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो सेक्शन 4 में भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि ये रेस जेस्टे बन रहा है, क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन है ना सर। आप कहोगे सर ये तो सेक्शन 4 में भी हो सकता है सेम ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो सेम ही ना सर, वो घर आया, मारा, उसको मारने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन आया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अनइंटरप्टेड है, और मैंने आपको सेम ट्रांजेक्शन में बताया था कि सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में, एक ही समयवार में जब चीजें होती है ना, एक ही समयवार, सेम ट्रांजेक्शन एक ही समयवार कहते हैं ना आप लोग, तो एक ही समयवार में जब सारी चीजें हो रही है, मतलब सेम ट्रांजेक्शन में सारी चीजें हो रही है, तो वो चीजें वहां पे भी रिलेवेंट हो सकती है। मतलब एफआईआर सिर्फ इस या यहाँ तक कि आप उसको सीमित मत रखिए, मैं सिर्फ कन्फेशनल पार्ट की बात कर रहा हूँ। कन्फेशनल पार्ट जो है जिससे कोई चीज रिकवर हो, तो वो पार्ट तो सेक्शन 23 के प्रोविजन में जाएगा। लेकिन बाकी जो जो सारे कथन है जो कि गैर संस्वीकृति, जो कि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो कि गैर संस्वीकृति कथन है, वो बाकी जगह भी फॉल कर जाएंगे सेक्शन 4 में, 5 में, 6 में। आप वो बात समझिए, समझ में आई? और इसको कौन यूज करेगा, प्रोसिक्यूशन। कौन कौन इस्तेमाल करेगा इसको, प्रोसिक्यूशन इसको इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आई? हेडिंग डाली, हु इज ए पुलिस ऑफिसर, हु इज ए पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ, हु इज ए पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23, हु इज ए पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23। मुझे अभी भी बहुत फीवरिश लग रहा है। इस क्लास के बाद कुछ नाश्ता करके मेडिसिन ले लूंगा एक। हु इज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी कौन है, धारा 23 के उद्देश्य से, धारा 23 के उद्देश्य से, धारा 23 के उद्देश्य से। लिखिए इसमें,
A police officer not only includes a member of the regular police officer, a police officer not only includes a member of regular police officer, a police officer not only includes a member of regular police force लिखना, regular police force, पुलिस अधिकारी के अंतर्गत केवल वह व्यक्ति ही नहीं आते, केवल वह व्यक्ति नहीं आते, थोड़ा लिखना, पुलिस अधिकारी के अंतर्गत केवल वह व्यक्ति नहीं आते जिन्हें पुलिस सेवा में भर्ती किया गया है, जिन्हें पुलिस सेवा में भर्ती किया गया है, बट it would also include those persons also, परंतु इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, but it would also include those persons who are discharging their duties as a police officer, परंतु इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो पुलिस बल की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो पुलिस बल की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चौकीदार, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल चौकीदार को चौकीदार लिखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना, कोमा विलेज हेडमैन, गांव के प्रमुख विलेज हेडमैन, कोमा होमगार्ड को होमगार्ड ही लिखना है, ठीक है ना, होमगार्ड को होमगार्ड ही कहते हैं, जब आप आरएसएस बन जाएंगे तो आपको एक होमगार्ड मिलेगा, होमगार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। सवाल इसका ऐसा बन जाता है एमसीक्यू, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द पुलिसमैन इज चौकीदार, विलेज हेडमैन, सिक्योरिटी गार्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है ना सर। तो पुलिसमैन तो कोई भी हो सकता है, ये क्या लिखा कि यही पुलिसमैन होगा सिर्फ और सिर्फ, हैव यू गॉट इट, आगे लिखिए, however excise inspectors are held to be police officer, however excise officers are held to be police officers, हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी पुलिस अधिकारी माना गया है, but not the custom officer, परंतु कस्टम अधिकारियों को नहीं, या फेरा, फेमा और पीएमएलए के अंतर्गत दिए गए अधिकारी को, या फेरा, फेमा, पीएमएलए के अंतर्गत दिए गए अधिकारियों को, और एन ऑफिसर अंडर फेरा, फेमा और पीएमएलए, और ऑफिसर अंडर फेरा, फेमा एंड पीएमएलए, पैराग्राफ से लिखिए, the members of railway protection force, रेल सुरक्षा बल लिखिए, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है,
A member of railway protection force is not considered as police officer for the purpose of this अधिनियम. For the purpose of this अधिनियम. For the purpose of this अधिनियम. अब there are few recent judgments in that regard. किसका नाम लिखिए? बदकू ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. बदकू ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. State of Mysore. This is 1966 Supreme Court. ठीक है, इसमें लिखिए. एक और केस लिखिए इसमें. राजकुमार करवाल वर्सेस राजकुमार करवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. करवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990. और कुछ रिसेंट जजमेंट भी हम पढ़ेंगे इसमें. लिखिए सर. It was held that the police officer for the purpose of section 25 is the. It was held that the police officer for the purpose of section 25. अब मैं 25 क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि जब ये जजमेंट आया था उस टाइम सेक्शन 25 था ना. तुम चाहो तो ब्रैकेट में सेक्शन 23 क्लोज लिख लेना. जब जजमेंट था उस टाइम सेक्शन 25 भी था. It was held that police officer for the purpose of section 25 is the. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 25 ब्रैकेट में लेना सेक्शन 23. धारा 25 के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी वो है. धारा 25 के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी वो है. पॉइंट नंबर ए. Who has power to investigate the case? पॉइंट नंबर ए. Who has power to investigate the case? वह व्यक्ति जिसके समक्ष अन्वेषण करने की शक्ति है. वह व्यक्ति जिसके समक्ष अन्वेषण करने की शक्ति है. पॉइंट नंबर बी. The person who has power to file a police report. The person who has power to file a police report. वह व्यक्ति जिसके समक्ष पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने की शक्ति है. अब सेक्शन 25 के पर्पस में तो इन दोनों को ही माना गया है. लेकिन अब आपका सवाल आना चाहिए सर, लेकिन आपने तो चौकीदार को भी बताया है. तो चौकीदार पुलिस रिपोर्ट तो फाइल नहीं करता. चौकीदार मामले की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करता. इसका भी जवाब दिया है. नेक्स्ट लिखिए. If you have power of pre-investigation, if you have power of pre-investigation, then you are not police officer for the purpose of section 25.
प्री इन्वेस्टिगेशन, देन यू आर नॉट पावर, देन यू आर नॉट पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25। यदि यदि किसी व्यक्ति के समक्ष प्रारंभिक अन्वेषण करने की शक्ति है, तो वो धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी नहीं है। तो वो धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी नहीं है। तो वो धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी नहीं है। धारा 25 में पुलिस अधिकारी नहीं है। आगे लिखिए, therefore home guard, people belonging to civil defense, इसलिए होमगार्ड तथा वह व्यक्ति जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं, वो पुलिस अधिकारी नहीं है। अभी तो सर ये तो बिल्कुल डाउट सा नहीं हो गया आपके माइंड में कि आप पुलिस अधिकारी कौन है? फिर आप तो जजमेंट्स तो अलग बात करते हैं, ठीक है ना? अब जजमेंट्स तो अलग बात करते हैं। तो देखिए, जजमेंट्स जो ये बात कर रहे हैं फेमा पीएमएलए, अभी प्री इन्वेस्टिगेशन देखिए, जजमेंट जो दोनों जजमेंट जो दिए गए, इसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन को अन्वेषण को 2 स्टेज में बांट दिया। एक तो बांट दिया प्रारंभिक अन्वेषण में, एक बांट दिया पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसके बाद वाली स्टेज पे बांट दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, तब आप जो स्टेटमेंट है उस टाइम आप सेक्शन 25 जो आप सेक्शन 23 है उससे आप हिट कराइए उसे, पहले वाले स्टेटमेंट को हिट मत कराइए। लेकिन वॉलंटरी एलिमेंट का क्या, वॉलंटरी कैरेक्टर का क्या, और इसके रिगार्डिंग देखिए बहुत कंफ्लिक्ट है इस जजमेंट्स में, ये आपको अभी बता देता हूँ मैं। जैसे अभी मैं आपको तूफान सिंह पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? तूफान सिंह का जजमेंट, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब क्या होता है ना सर, जजमेंट से बहुत डिफरेंट देयर इज ए सेपरेट जजमेंट इन दैट रिगार्ड। आप जजमेंट का नाम लिखिए, एमसीक्यू वगैरह में आएगा, सिंपल सी बात है, एमसीक्यू में आएगा तो चौकीदार हेडमैन वेडमैन सबको मानना है आपको, तो ठीक है ना। जजमेंट्स में क्या बात लिख रही है, क्योंकि देखो प्री के एमसीक्यूज जो होते हैं ना, उसमें आपका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज चेक कर रहे हैं वो लोग, और जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो आप लगा के आइएगा, कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट के ही कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, जैसे केस का नाम लिखिए, और इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, सेक्शन 25 जो अब सेक्शन 23 है उसके ऊपर, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम। बरकत राम 1962 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है ये है कस्टम ऑफिसर के लिए। किसके लिए था ये? इस जजमेंट से बोला था कस्टम ऑफिसर नहीं है। एक और केस लिखिए, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज 2020 आई बिलीव। इसमें बोला कि पीएमएलए के ऑफिसर दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर। देखिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स का तो समझ में आता है, लेकिन ये विलेजमैन हेडमैन चौकीदार, इसके रिगार्डिंग अभी भी क्या है सर, एक कंफ्यूजन स्टेट है। क्योंकि कोर्ट्स क्या कर रही है ना सर, अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग चीजों को लेके आ रही है। कि देखिए
जैसे होम गार्ड हो गया, अब होम गार्ड है तो पुलिस का ही ना सर। होम गार्ड होते कौन है पहले आप मुझे बताइए, कौन होते हैं होम गार्ड? उसको बोलते हैं तफरी। तफरी मतलब पुलिस का ही एक छोटा प्रारूप है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है, इसका काम, होमगार्ड का मेन पर्पस क्या है, होमगार्ड को क्यों बनाया गया? होमगार्ड का मेन पर्पस है, जैसे गांव में चौकीदार होता था ना, वैसे एक होमगार्ड अपॉइंट कर दिया। रेगुलर कैडर नहीं होता इनका, इनको एडोक पे रखते हैं 20,000 25,000 के मंथली सैलरी पे। होमगार्ड होते हैं ये असिस्ट करते हैं मेन पुलिस ऑफिसर को। ये रेगुलर कैडर के पुलिस ऑफिसर नहीं होते होमगार्ड। बात समझ में आई? दे आर नॉट द रेगुलर कैडर पुलिस ऑफिसर, इनका कैडर अलग होता है, लेकिन अंडर द कलर ऑफ पुलिस ऑफिसर ही काम करते हैं लोग। अब देखिए, देर आर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स इन दैट रिगार्ड, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू में जब भी आएगा तो चौकीदार, हेडमैन, विलेजमैन को आपको मानना है, या फिर जो भी बेस्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे आपको वो चूज करना है। बात समझ में आई? अगर वो ऑल ऑफ द अबव में नहीं लेके जा रहा है, मान लीजिए आंसर आपको अगर ऑल ऑफ द अबव में नहीं लेके जा रहा है, तो समझ लेना कि चौकीदार को नहीं मान रहे ये लोग चौकीदार को एक्सक्लूड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वहां लिख के में आ गया कि फेमा, पीएमएलए, फेरा, क्या इनके पुलिस ऑफिसर को मान रहे हैं, या फिर हेडमैन भी उसने ऑप्शन में दिया है, और ऑल ऑफ द अबव अगर नहीं है तो हेडमैन को पुलिस ऑफिसर मान लेना फिर, ठीक है ना, हेडमैन, होमगार्ड को। लेकिन अगर उसने ऑल ऑफ द अबव लिख दिया कि हाँ भैया इनमें से कोई भी नहीं है, बात समझ में आई? ये दो जजमेंट्स हैं, बरकत राम और विजय नंदलाल चौधरी, इन दोनों का भी याद रखना। ये कस्टम के लिए आया था और ये पीएमएलए के अधिकारियों के लिए, पीएमएलए को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना। दोनों के लिए जजमेंट्स है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स। अब देखिए, जजमेंट्स की कोई कमी नहीं है, और सब बरकत राम को ही फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप एक तो ये बडकू वाला जजमेंट देखेंगे और एक राजकुमार करवल का देखेंगे, जिस जजमेंट में पुलिस ऑफिसर की जो डेफिनेशन दी गई वो क्या थी, जो चार्जशीट फाइल कर सकता है और जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसी को आप पुलिस ऑफिसर मानो, बाकी लोगों को नहीं, ठीक है ना। देखना सवाल के हिसाब से आता है। देखिए, सवाल अगर ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से आएगा तो चौकीदार को मान लेना, अगर सवाल ऑल ऑफ द अबव के हिसाब से नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन मत रखना है प्लीज इस पॉइंट के ऊपर। तुमको ज्यादा पढ़ाता हूँ तो दिक्कत ये है कि ज्यादा पढ़ाने में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सवाल ये आया, हु इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए सवाल इस आता है, हु इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फिर क्या आंसर होगा इसका? और वहीं पे सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, ऑफिशियल लिख देना। बस समझ में आई? बेस्ट ऑप्शन चूज करना सीखिए।
अब आता हु इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहाँ थे हम लोग? चलिए सेक्शन 26 स्टार्ट करते हैं हम। हाँ मतलब 23 क्लोज वन में इतना ही था, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। एक तूफान सिंह वाला जजमेंट मेरे को लिखवाना है। तूफान सिंह, किसका नाम लिखिए? तूफान सिंह। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब तूफान सिंह में क्या था ना सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अब तूफान सिंह जजमेंट में जजमेंट डिलीवर किया था दे हैव रिलाइड ऑन तूफान सिंह, और तूफान सिंह में गिव मी अ सेकंड फॉर तूफान सिंह। जस्टिस आर एफ नरीमन का था ये जजमेंट। दिस इज ऑफ 2020 आई बिलीव। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह जजमेंट में, देखिए तूफान सिंह जो जजमेंट आया था उसमें राजकुमार करवल को ओवररूल कर दिया। क्या बोला? राजकुमार करवल को ओवररूल कर दिया और कॉन्ट्ररी जजमेंट था। राजकुमार करवल भी 2 जजेस बेंच है, समझना बात। राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया तूफान सिंह ने, ठीक है ना। तूफान सिंह इज जजेस बेंच। देखिए इसमें क्या बोला तूफान सिंह के अंदर, इस केस में क्या था ना, ऐसा था कि सेक्शन 53 एक हुआ करता है एनडीपीएस में। एनडीपीएस का सेक्शन 53 ये बोलता है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर्स को कन्फेशन देते हो, एनडीपीएस के, एनडीपीएस एक एक्ट है, उसके अगर सेक्शन 53 में अगर आप पुलिस ऑफिसर्स को कन्फेशन देते हैं तो वो कन्फेशन स्टेटमेंट कन्फेशन बन जाता था। मतलब स्टेटमेंट भी क्या बन जाता था? कन्फेशन बन जाता है। ये तूफान सिंह की पहले की स्थिति थी। और राजकुमार करवल भी इसी बारे में बोल रहा था कि देखिए दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर। यूजुअली क्या बोल रहे थे राजकुमार? ये बोल रहा था कि अगर प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर, समझने की कोशिश करना, कंफ्यूजन मत होना है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए हमने 2 जजमेंट पढ़े, बादुकू वाला और राजकुमार वाला। उसमें क्या बोला कि अगर 2 काम कोई भी पुलिस अधिकारी करता है तो उसको पुलिस ऑफिसर मानेंगे सेक्शन 25 में। एक चार्जशीट फाइल करने वाला काम हो गया और एक इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया। मतलब एक तो अनमेंशन करने की शक्ति और एक चार्जशीट फाइल करने की शक्ति हो। समझने की कोशिश कीजिएगा।
तूफान सिंह ने दोनों जजमेंट्स को ओवर रूल कर दिया और तूफान सिंह ने बोला कि जिनके पास ये शक्ति नहीं है, जिनके पास ये शक्ति नहीं है, वो भी उस पुलिस ऑफिसर वाले दायरे में आते हैं। दे आर कंसिडरिंग ए पुलिस ऑफिसर। यूजुअली क्या था कि स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो दे विल डेफिनेटली हिट बाय सेक्शन 53। लेकिन तूफान सिंह आने के बाद में देर आर सेवरल थिंग्स दोज आर चेंज्ड बिफोर द कोर्ट। अब तूफान सिंह ने पार्शियली ओवर रूल कर दिया है करवल को भी और देव को भी। जजमेंट में तो आप पूरा भेज दूंगा मैं आपको, इसके रिलेवेंट पैराग्राफ भी मैं आपको साइड कर दूंगा, लेकिन अभी 2-3 जजमेंट लिख के आ जाना, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तूफान सिंह लिख देना आप। इस जजमेंट में क्या बोला गया वो लिखिए। Confession given to NDPS officer is not relevant. Confession given to police officer is not relevant. अगर ये पुलिस अधिकारी होते, confession given to police officer is not relevant. Confession given to NDPS officer is not relevant. Confession given to NDPS officers is not relevant. यदि NDPS के अधिकारी को, यदि NDPS के अधिकारी को कोई संस्वीकृति दी जाती है, कोई संस्वीकृति दी जाती है, तो वह विसंगत होगी, तो वह विसंगत होगी, तो वह विसंगत होगी। मैं आपको जजमेंट भेज देता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह जजमेंट में ओवर रूल कर दिया। एक कॉन्ट्ररी व्यू था राजकुमार करवल को और बाडकू ज्योति सावंत को। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, जब तक स्पेशल एक्ट के अंदर पावर दी जाती है किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने की, वो बहुत लेटर स्टेज पर होती है, ठीक है। और ये बोला कि अगर आप इनको पुलिस अधिकारी नहीं मानेंगे, ये बोला ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, जैसे यहां से सर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, मान लीजिए दो चीजें बोली गई। पहली चीज तो ये कि सर जिसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होगी, दूसरी चीज बोली गई जिसके पास पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की पावर है वो पुलिस ऑफिसर है। घुमा फिरा के बाद में सीधी बात करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये तो है सर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, मतलब यहां से तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके पहले की स्टेज क्या है सर, प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज। प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज मतलब कि सर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, ठीक है ना सर। अब समझना बात, तो ये कह रहे हैं कि अगर प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टम वालों ने सामान पकड़ा, किसने पकड़ा, या सी वालों ने एनडीपीएस का कोई जहाज पे एनडीपीएस जा रहा था उसको पकड़ा, ठीक है। अब ये ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि सर टेक्निकली ये लोग कौन, ये लोग पुलिस ऑफिसर नहीं है, दीज आर नॉट पुलिस ऑफिसर। क्योंकि ये बात किसने बोली थी सर, बाडकू जजमेंट में और राजकुमार करवल ने। लेकिन तूफान सिंह ने क्या किया सर, इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। तूफान सिंह ये बोलता है मतलब अगर ये पुलिस ऑफिसर नहीं है तो मतलब आप इनको स्टेटमेंट दे सकते हो और वो कन्फेशन बन जाएगा। लेकिन तूफान सिंह ने इसको ओवर रूल करके बोला कि देखिए जो स्पेशल लेजिस्लेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो सुनेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट अनलेस एन ऑफिसर invested under the special law with the powers of investigation under the code, he cannot be described as police officer in section 25। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेजिस्लेचर की हमेशा डिजायर ये रहती है कि जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 53 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर, ऑल द पावर्स ऑफ चैप्टर 12 उसको मिले। सारी पावर किसकी मिले, चैप्टर 12 की। सेक्शन 53 एनडीपीएस का इन्वेस्टिगेशन की कुछ पावर देता है। तो बोला कि अगर सेक्शन 53 अगर चैप्टर 12 की पावर दे रहा है, चैप्टर 12 किसका, चैप्टर 53 किसका, अगर ये पावर इसको डायरेक्टली अगर देने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऑफिसर भी क्या कहलाएंगे, पुलिस ऑफिसर ही कहलाएंगे ना। इसके अधिकारी भी कौन कहलाएंगे, पुलिस अधिकारी कहलाएंगे। अब एनडीपीएस का ऑफिसर अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो आप अगर उसको कन्फेशन मान लोगे, तो ये तूफान सिंह लैंडमार्क जजमेंट है। इसने करवल को भी वो किया, उसने बोला कि अगर कोई भी स्पेशल एक्ट ने, अगर आप वो बोल रहा है स्पेशल, क्या होता है ना कि स्पेशल एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे आप अब जैसे एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे आप, अब एक्साइज एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सारी पावर्स वही होगी जो चैप्टर 12 की होगी। अभी एपी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी पावर किसकी होगी, चैप्टर 12 की होगी। तो कहने का मतलब ये था कि तूफान सिंह जजमेंट ने इन दोनों जजमेंट्स को ओवररूल किया और बोला कि जब लेजिस्लेशन की इंटेंशन ही वो है
कि इनको चैप्टर 12 की पावर में दी जाए सीआरपीसी के। चैप्टर 12 क्या है जब सीआरपीसी का, वो एफआईआर से डील करता है 154 से लेकर 176 तक। तो कहने का मतलब ये है सर, दोबारा समझिएगा कि सर देखिए मान लीजिए इस स्टेज यहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी ऑफेंस किया ना, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ये तो इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, लेकिन मान लीजिए जस्ट माल पकड़ा ही है इनसे, एनडीपीएस पकड़ा, कस्टम पकड़ा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर, दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर। किस जजमेंट के अकॉर्डिंग? राजकुमार करवल और बड़कू के अकॉर्डिंग। लेकिन तूफान सिंह बोलता है कि अगर किसी एक्ट ने, स्पेशल एक्ट ने, किसी विशेष विधि द्वारा उन्हें अगर सशक्त बनाया गया है चैप्टर 12 में, अगर उनको चैप्टर 12 की पावर दी गई है, तो मतलब वो भी कौन हो गए? पुलिस ऑफिसर। और उनको जो स्टेटमेंट दोगे वो क्या नहीं कहलाएगा? कन्फेशन। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई तूफान सिंह ने ऐसा क्यों कहा? अभी सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं आप लोगों को, मैं जजमेंट आपको, इफ यू वांट टू रीड दिस जजमेंट आई विल शेयर विद यू, ठीक है ना? इफ यू वांट टू रीड दिस जजमेंट, तूफान सिंह, इट्स अ वंडरफुल जजमेंट। और इट वाज अ 3 जजेस बेंच, इट वाज अ 3 जजेस बेंच। जो जजमेंट आया था तूफान सिंह का, वो आया था 2:1 में, ये जजमेंट था, ठीक है ना? इसने ओवररूल किया है। देखिए राजकुमार करवाल और बाड़कू ज्योति दोनों 2 जजेस बेंच है। आई सेड कि वो दोनों, लेकिन ये भी सर ये 3 जजेस बेंच था। और तूफान सिंह ने पार्शियली ओवररूल कर दिया किसको? बाड़कू ज्योति को, राजकुमार करवाल को। बात समझ में आई कि ओवररूल हुआ कैसे? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आई बात? तेजस्वी, मीनू, बात समझ में आई? इट्स अ टफ पॉइंट। देखिए ये टफ पॉइंट इसलिए है क्योंकि कन्फेशन तो उसी को नहीं दिया जाएगा ना जो पुलिस ऑफिसर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनडीपीएस के अधिकारी, एनडीपीएस के ऑफिसर को अगर आप कन्फेशन देंगे तो वो क्या है? इररिलेवेंट है। तो पुलिस ऑफिसर माना ना, मतलब की बात ये है ना, तभी तो इररिलेवेंट बताया उन्होंने बोला कि जब सेक्शन 53 एनडीपीएस, सेक्शन 53 एनडीपीएस देख लो एक बार, इट्स अ वेरी डीप थिंग जो मैंने आपको बताई। आई डोंट नो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमारे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज नहीं थी, लेकिन देखिए जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी वो चीज, ये मैं समझना कि नहीं समझ में आई। तो देखिए जज बनने के लिए सब नहीं आना चाहिए, बेसिक लॉ आना चाहिए। ये सिर्फ मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चे और एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं या और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है ना सर, नहीं 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 तेजस्वी, फेमा फेरा नहीं होते हैं, कस्टम वाले भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ एनडीपीएस के ऑफिसर की बात की है इसने। किसकी बात करिए? एनडीपीएस ऑफिसर की बात करी इसने सिर्फ एनडीपीएस के ऑफिसर्स की बात करी है। पढ़ लीजिए एक बार क्या बोलता है सेक्शन 53। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन with the state government may notification published in the official gazette department center excise departments where under this head, ठीक है लिखा हुआ है ना, with the powers of an officer in charge of the police station of the investigation of the offense। तो पावर्स ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब एसएचओ की पावर क्या है? इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। अगर एनडीपीएस एक्ट खुद बोल रहा है कि हमारे ऑफिसर्स को वो पावर मिलेगी, तो मतलब तुम फिर पुलिस ऑफिसर नहीं हो। समझ में यही बात? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया तूफान सिंह के अंदर? अगर तुम्हें खुद बोला जा रहा है, तो ये जो जजमेंट है तूफान सिंह, ये सिर्फ एनडीपीएस के लिए है। इसको फेरा फेमा कस्टम्स के लिए मैं समझा, कस्टम के लिए तो वही अपना लिखवा था ना जजमेंट, क्या नाम था जजमेंट का कस्टम के लिए? क्या नाम था? बरकत राम इज जजमेंट फॉर कस्टम, कस्टम ऑफिसर्स नहीं होते। एंड द जजमेंट ऑफ पीएमएलए विजय मदन लाल चौधरी इज विद रिस्पेक्ट टू पीएमएलए। तो बात समझ में आई कि पुलिस ऑफिसर कौन है, पुलिस ऑफिसर कौन नहीं है। तो जनरल रूल तो ये है कि भैया जो इन्वेस्टिगेट करता है, जो चार्जशीट फाइल करता है, लेकिन अगर स्पेशल लॉ ने आपको एनेबल बनाया है कि आपके पास में वही पावर होगी, जैसे यहाँ पे है ना, अब सर एनडीपीएस का 53 बोलता है ना कि आपके पास में वही पावर होगी जो एक पुलिस स्टेशन के जो स्टेशन हाउस के पास होती है। समझ में आई बात? पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी के पास जो अन्वेषण करने की शक्ति है, वही शक्ति इसके अधिकारियों को भी होगी। तो मतलब जब वही शक्ति आपको मिल रही है तो टेक्निकली आप पुलिस ऑफिसर नहीं हो फिर, सॉरी आप पुलिस ऑफिसर हो और आप कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
जब वही शक्ति मिल रही तो आप भी पुलिस ऑफिसर होगे ना। जैसे मैं आज इसको बोलता हूँ कि मैं आपको सारी सारी शक्ति देता हूँ जो भी एक पुलिस वाले को होती है, तो भैया अगर ये पुलिस वाली बन गई तो ये फिर संस्वीकृति नहीं ले सकती, फिर कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकती। यही तूफान सिंह ने बोला है। इसे डिफिकल्ट वन टॉपिक, ठीक है ना, समझ में जितना आएगा ठीक है, लेकिन इस केस ने पार्शियली ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कर दिया किसको? राजकुमार करवल को और बाढ़ को, ज्योति सावंत को। बात समझ में आई? एनडीपीएस में जो तूफान सिंह वाला केस है, आप लोगों में जजमेंट भेजता हूं, आप गो थ्रू होते हो जजमेंट से। चलो, वेरी वेल देन। इट्स रिपोर्टेबल जजमेंट एंड इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, तूफान सिंह। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना, अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा सेक्शन 23 का सेकंड क्लोज, पुलिस कस्टडी में क्या होता है। ठीक है ना, हम कल से उसको स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर कौन होता है कौन नहीं होता, आप अच्छे से बता सकते हो कि सर जो इन्वेस्टिगेट की पावर रखता है अपने पास और जिसको जो चार्जशीट फाइल कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर है। ठीक है ना, बड़कू, ज्योति सावंत और इनकी वजह से। लेकिन अगर किसी स्पेशल एक्ट ने कोई पावर दी हुई है तो तूफान सिंह को जैसे माना वैसे तुम भी मान सकते हो। क्रिस्टल क्लियर आंसर ये वो होता है। ठीक है ना, चलिए।